जय हिंद दोस्तों। तो चलिए फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भोलू में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लाए हैं क्लास 10 के बिहार बोर्ड मैथ का ऑब्जेक्टिव 100 प्रश्न। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न कर चुके हैं, तो आज हम इस वीडियो में 51 से लेकर यानी कि 100 तक हम इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अंत में अपना टोटल स्कोर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसके पिछले वीडियो में 50 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि वो आप वीडियो नहीं देखे हो तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा 51 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो कह रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 बराबर क्या होगा। यानी इतना का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको एक स्टेप इसको ले लिया जाए। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा आप माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे वही काम करेगा, यानी कि थीटा हमारा सेम है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री या माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री के बराबर क्या होता है, 1। अब प्लस यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो 1 1 कितना आ गया, 2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2। यानी कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से 52 नंबर क्वेश्चन। तो 52 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या होता है। तो ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए कि कॉट 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े हैं। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो कॉट का क्या होता है, टेन होता है, टेन का कॉट होता है। टेन 90 माइनस थीटा पूछेगा तो कॉट थीटा बताना है, और कॉट 90 माइनस थीटा पूछेगा तो टेन थीटा बताना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 52 कंप्लीट हो गया। 53 नंबर। 53 नंबर जो प्रश्न है वह क्या कहता है, आपके सामने दिख रहा होगा। कह रहा है कि 2 10 30 डिग्री 3 है। ठीक है, यहाँ बट्टा है, प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे ये जो है यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर 30 डिग्री है। 10 2 10 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ हो जाए कितना, देखिए 2 10 30 डिग्री बट्टा में यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक 30 रख सकते हैं ना। ठीक है, हॉल भी कर सकते हैं मान रख कर, नहीं तो ऐसे हमको इसमें लाना है ना सेक, यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, उसी के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 2 10 30 सेक के ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर 30 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, ये आ गया। अब आगे देखा जाए, इसके बाद से 10 का मान क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं 10 का हो जाएगा कितना, 2 sin 30, इसको ऐसे अब बट्टा में कोस 30, यहाँ पे हो जाए कितना, कोस स्क्वायर 30 होगा। ये कोस स्क्वायर से कोस काट दिया जाए तो बचे कितना, 2 sin 30 इंटू कोस 30, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम बता दें आपको कि एक फॉर्मूला होता है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कोस ए। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा हमारा sin 2 ए के जगह पर ये इसी रूप में था, यानी कि 2 sin 30 इंटू कोस 30 इसी रूप में था। ये जो है इसका डबल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नहीं 2 से गुणा करेंगे 30 तो हो जाएगा कितना, साइन 60 डिग्री। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 60। तो देख लीजिए कहाँ, सॉरी साइन 60, कहाँ पे आंसर दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से अगला प्रश्न की तरफ। चलिए देखा जाए। तो 54 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है।
कह रहा है क्वेश्चन कि यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक ये क्या हो गया, खंभा हो गया जिसका लंबाई दिया है 6 मीटर, समझ रहे ना। ये पृथ्वी पर 2√2 मीटर दूरी पर मन इसका छाया बनता है, तो छाया ही ना बनेगा। तो ये कह रहा है कि भूमि के साथ ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण हमें ज्ञात करना, मतलब यहाँ से देखा जाएगा सूर्य का जो उन्नयन कोण वो कितना होगा। तो हम मान लेते हैं इसको थीटा, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। तो लंब और आधार किसका फॉर्मूला होता है, टेन का होता है। तो टेन सी बराबर, मान लेते हैं इसको ए बी और इसको सी, तो टेन सी बराबर क्या होता है, पी बटे बी। तो टेन सी के जब हम थीटा रख लेंगे ना, अब बराबर यहाँ पे हमारा कितना है, ये दिया हुआ है 6, अब बट्टा बी कितना दिया है 2√2। तो इससे काट लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 दिया है 2√3, यहाँ भी 3 रखेंगे, ठीक। अब देखिए क्या होता है, इसको काट दिया जाए तो √3 से ये कट जाएगा। तो टेन थीटा बराबर आ गया हमारा कितना, √3। समझ रहे हैं ना बात को। अब चलिए यहाँ से करना क्या है, इसमें हम देख लेते हैं कि टेन थीटा में √30 किसका मान होता है, सॉरी √3 किसका मान होता है। तो टेन थीटा बराबर होता है कितना, टेन 60 डिग्री होता है ना। तो टेन से टेन कैंसिल, थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमको थीटा का मान ही ज्ञात करना था, तो 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगी। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कोण दिया है, उसमें कोण नहीं दिया था, कोण पूछा गया था। जैसे कि मान लेते हैं ये हो जाएगा मीनार, ये हो जाएगा सूर्य का उन्नयन कोण कितना बना है 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई कितना दिया है 15 मीटर, यानी इसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको हम मान लेते हैं कुछ एक से मान लेते हैं, फिर वही फॉर्मूला लगेगा टेन वाला। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि टेन सी बराबर पी बटे बी। तो टेन सी के जगह पर कितना रखना है, 60 रखना है ना, 60 बराबर पी के जगह कितना है 15, बट्टा में कितना दिया है एक्स रख लेते हैं, एक्स का मान ज्ञात करना है। टेन 60 का मान कितना होता है √3, अब बराबर हो जाए कितना 15/x, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 15/√3। अगर इससे हम काटते भी हैं, ठीक ना, तो ये हो जाए, इसे मान लीजिए यहाँ पर दिखा देते हैं आपको कि 15 को हम लिख सकते हैं कितना 5 गुने 3, और इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने √3 अब बट्टा में 3 है, ठीक ना। तो एक √3 से एक √3 काट दिया जाए तो बचे कितना 5√3, समझ रहे हैं ना बात को। यानी कि अब डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि इससे अगर काटा जाए तो कितना आ जाएगा 5√3 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा आ गया क्या, एक्स का मान, यानी कि छाया की लंबाई कितना आ जाएगा 5√3 मीटर। देख लीजिए कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या कहता है, देख लिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है भुज, कोटि, मूल बिंदु या चतुर्थ। इसको कहा जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये निर्देशांक हो गया, इसका ये जो बिंदु इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस इसको कहते हैं, एक्स डैश कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, और इसको वाई डैश कहते हैं। जहाँ पर दोनों का प्रतिच्छेद होता है, एक दूसरे को काटते हैं, उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और इसका निर्देशांक पूछा जाए तो 0 0 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ क्वेश्चन नंबर 57। तो 57 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो 57 नंबर क्वेश्चन का बिंदु -6 -8 किस पाद में स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात यहाँ पर पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, यहाँ भी फिर बता रहे हैं। ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो गया वाई, और ये हो जाएगा वाई डैश। इसमें सब प्लस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें प्लस माइनस होता है, ठीक है।
इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश, इसको बोला जाता है दूसरा, और इसको तीसरा, और इसको चौथा बोला जाता है। ठीक है, यानी कि प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ये कहते हैं। ठीक है, तो हमसे देख लेते हैं साइन पर हमको ध्यान देना है और कुछ नहीं ध्यान देना है। साइन देखना है कि कितना तरह का साइन दिखाई दे रहा था। हमारा क्वेश्चन में माइनस माइनस है, दोनों माइनस में था, किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तृतीय हो जाएगा, यानी कि तृतीय पद हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर हमारा 57 कंप्लीट हो गया। 58 नंबर, 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मूल बिंदु से पी साइन थीटा और cos थीटा की दूरी ज्ञात करें। मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स के जगह पर कितना दिया है हमारा, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट में तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना, रूट में 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 इकाई। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु R11 और S-1 5 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी वाला सूत्र लगाना है, फटाक से बनाना है, आगे बढ़ाना है। चलिए 59 नंबर, यानी कि दूरी बराबर, इसको x1 कहते हैं, इसको x2 का y1 कहेंगे, x2 और y2, समझ रहे हैं ना, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, दूरी बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से x1 के जगह पर 1 माइनस माइनस में प्लस 1 कर दें का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 कितना है 1 और माइनस कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना है, यहाँ पे 1 1 2 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और प्लस 1 में से 4 5 माइनस करेंगे तो माइनस में 5 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो 4 4 से कितना हो गया 16। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 2 दूनी के 4 और 4 पचे 20, यानी कि 2√5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम देखते हैं कहाँ पे दिया है, 2√5 इकाई हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर की तरफ देखते हैं कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो क्या कहता है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 हमारा कह रहा है कि रेखा y इक्वल टू 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि y बराबर दिया है 8 का आलेख है, जो कर रहा है निम्न से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। अब यहाँ ऑप्शन ए दिया है 1 8, बी दिया है 4 8, सी दिया है 0 8 और डी दिया है 8 1, यानी किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। जैसे कि मान लिया जाए ये हमारा एक आलेख हो गया, मान लीजिए एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश। एक्स का जो मान है, वाई का जो मान है कितना है 8 है, मान लीजिए इसी पर कहीं होगा। ठीक है, तो इसको तो ऐसे गुजार सकते हैं। ठीक, तो इसमें तो कुछ एक्स का मान कुछ तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए, हो सकता है ना, यानी अगर इस तरह थोड़ी ना गुजरेगा, ये इस तरह रेखा थोड़ी गुजरेगा, यानी कि एक्स का मान कुछ ना कुछ जरूर होगा। ये देखिए यहाँ पे एक्स का मान 1 दिया है, तो ऐसे भी गुजार सकते हैं, तो यानी गुजर जाएगा। एक्स बराबर 4 है तो 4 से भी ये गुजर सकता है। अब 0 है तो 0 से ऐसे थोड़ी गुजरेगा, नहीं ना गुजरेगा, यानी इसका नहीं हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ हम चलेंगे, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 61 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आप देख सकते हैं, कार्य निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है। चलिए अभी हम इसको समझाए थे, आपको समझ में आ गया होगा, तो आंसर आपका आ गया होगा। क्या पूछा है, प्रथम चतुर्थांश में पूछा है। तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों क्या होता है, प्लस होता है ना, बताया था ना, इसमें दोनों क्या होता है, प्लस होता है। तो देख लीजिए दोनों प्लस वाला कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा प्लस वाला दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 62 है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 62 हमारा दिया हुआ है, देख सकते हैं कि कह रहा है कि 62 नंबर बिंदु ए 5 6 की y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी। y अक्ष से लंबवत दूरी पूछा गया है। ठीक है, 5 6, जैसे कि मान लीजिए ग्राफ हमारा हो गया। ठीक, मान लीजिए इधर इसका 5 दिया है
और इसका कितना दिया है 6 दिया है। हमसे वाई अक्ष की लंबवत दूरी पूछा है, लंबवत दूरी यानी यहाँ से इसका जो दूरी है कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। ठीक है, जब भी लंबवत दूरी पूछे तो वाई वाला पूछ बता देना, वाई वाला पूछे तो एक्स वाला बता देना। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ अगला प्रश्न की तरफ 63 नंबर। तो 63 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन को पढ़ के पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो लगभग आधा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं समझ में आया तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिंदुओं एम -2 10 और एन -8 14 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। सबसे पहले मध्य बिंदु का नियामक के लिए इसको हम कह देते हैं x1 x2 y1 y2। फॉर्मूला हमारा होता है x1 प्लस x2 बट्टा में 2 y1 प्लस y2 बट्टा में 2। ये फॉर्मूला होता है हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ चलता है x1 की जगह पे -2 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा -8 बट्टा में 2। यहाँ देखते हैं उसके बाद से y1 कितना है 10 प्लस y2 कितना दिया है 14 और बट्टा में 2। तो यहाँ दोनों माइनस में है तो जुट कर कितना हो जाएगा माइनस में 10 बट्टा 2 काट देंगे तो कितना आ गया माइनस में 5। इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 24 और बट्टा में 2 है काट देंगे तो कितना आ गया 12। 12 आएगा ना। तो चलिए यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा -5 और 12। देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है -5 और 12 वही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं 5 और 12 कहाँ दिया है ऑप्शन में, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 64 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 6 और -8 हैं और यानी कि किसी वृत्त के व्यास के छोरों के निर्देशांक 6 और -8 और -6 8 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। आप लोग भी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा। ठीक ना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है मैथ के लिए। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाते रहिएगा, जिसमें डाउट है आप उसको नोट कर सकते हैं ताकि आपके लिए आगे चल के काम आ सके। तो जैसे कि मान लेते हैं एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये इसका व्यास हो गया। एक छोर हमारा ये है 6 और -8। इसका दिया हुआ है कितना -6 और 8 इसका दिया हुआ है। दोनों की दिया बिंदु ये हमारा निर्देशांक है। इसका हमें क्या करना है निर्देशांक ज्ञात करना है, इनका मध्य बिंदु ये है इसका। ये रेखा हो गया। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे, तो इसके जो मध्य बिंदु नहीं होता है सेंटर, तो यानी फिर वही फॉर्मूला लगाना है x1 प्लस x2 वाला। तो ये हो जाए हमारा कितना, इसको हम x1 मानते हैं, इसको x2, इसको y1 और इसको y2। चलिए क्या करते हैं x1 प्लस x2 बट्टा में 2 y1 प्लस y2 बट्टा में 2 यानी कि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बराबर लिख के ऐसे बना सकते हैं। x1 हमारा दिया कितना 6 अब प्लस नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस हो जाता है, तो माइनस में 6 अब बट्टा में हो जाएगा 2। फिर y वाला आते हैं, माइनस में दिया है 8 अब प्लस में हमारा क्या दिया इधर 8 यहाँ पे है ना, देख सकते हैं बट्टा में 2। ये घटेगा तो हो गया 0, अब भाग देंगे तो भी 0, तो 0 0 हमारा क्या हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 65 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि बिंदुएं ए 3 4 और बी पी 1 मूल बिंदु से समदूरस्थ हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए। ये बिंदु दिया गया है, कह रहा मूल बिंदु से समदूरस्थ है यानी कि मूल बिंदु से इन दोनों के बीच की दूरी क्या है समान है, तो उसके बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए जैसे मान लेते हैं मूल बिंदु हमारा 0 0 होता है, तो हो जाए कितना ओ मान लेते हैं मूल बिंदु 0 0। ठीक है, इसको ए भी मान लीजिए x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ओ ए निकालेंगे करेंगे ओ बी के बराबर। ठीक है, ये मेन मुद्दा यही है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं तो रूट क्या हो जाएगा अपने आप हट जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए तो हो जाएगा x1 यानी कि अगर हम चाहें तो यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो कोई वैल्यू पड़ेगा नहीं, अपने आप हट जाएगा। तो डायरेक्ट हम अंक रख के ना बना दें। ठीक है, तो हो जाएगा कितना 3 के स्क्वायर प्लस में 4 के स्क्वायर बराबर ये रहते हैं पी का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर हम रखेंगे 0 माइनस कितना 3 का स्क्वायर और फिर रखेंगे 0 माइनस 4 का स्क्वायर। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 0 में से किसी भी संख्या को जोड़ा जाए घटाया जाए गुणा
किया जाता है जितना रहेगा उतना ही हो जाता है, गुणा करेंगे तो मान बदलेगा, ठीक है, जोड़ा घटाया जाएगा तो उतना ही ना होगा, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं इसको, जितने ही शॉर्टकट में चला जाएगा आंसर हमारा जल्दी निकलेगा, जल्दी निकलेगा तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, अब 4 का स्क्वायर हो गया 16 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 25 हो जाएगा, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1। ठीक है, आगे चलते हैं, ये हो गया पी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से समझना है, 25 है ना, इस प्लस 1 को हम उधर भेज देते हैं तो माइनस में 1, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 25, सॉरी माइनस करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है 24 आ गया, स्क्वायर हटाया जाए तो रूट चढ़ेगा 24 का, 24 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हो जाएगा 2 दूनी के 4 6 के 24, यानी कि 2√6 हमारा प्लस माइनस में आ जाएगा। हम देख सकते हैं प्लस माइनस 2√6 कहीं पर दिया हुआ है, तो प्लस माइनस 2√6 ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 66 नंबर प्रश्न पे। जो 66 नंबर प्रश्न है वो क्या कहता है हम देख सकते हैं, कह रहा है कि बिंदुएं ए 0 8 बी 6 12 और सी -16 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यानी हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बिंदु हमारा दिए ये हो जाएगा हमारा क्या x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको मालूम है क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1 सॉरी y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक, चलिए मान रखते हैं यहाँ से, तो 1/2 ये दिया हमारा x1 कितना दिया है 0 इंटू y2 कितना दिया है 12 माइनस माइनस प्लस कर देते हैं 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है ना, अब देख सकते हैं, तो -4 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस +4, फिर प्लस x2 कितना दिया हमारा 6, यहाँ पर फिर आगे बढ़ेंगे क्या माइनस में 4, इधर आ जाएंगे तो माइनस में 8 प्लस, फिर यानी प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस में रखेंगे 16 यानी 16, फिर इंटू में कितना हो जाएगा 8 माइनस 12, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मान रखा गया है। ठीक, तो 1/2 ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि पहले ही 0 बैठा हुआ है तो कितना होगा, तो गुणा करेंगे तो 0, छोड़ देते हैं इसको, यहाँ पर आते हैं, ये दोनों को ऐड किया जाए, कितना कितना है -4 है और -8 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 12, यानी कि 12 हो जाएगा माइनस में, अब 12 छके 72, तो माइनस में 72, समझ रहे हैं ना। यहाँ से दोनों को देखा जाए घटेगा तो कितना बचेगा माइनस में 4 बचेगा, माइनस बाहर भी माइनस है तो माइनस में क्या हो गया प्लस, यहाँ हो गया कितना 16, यहाँ हो गया 4, तो 16 चौके 64, ठीक है, ये आ गया, यहाँ हो गया हमारा कितना 1/2, और यहाँ से घटा लिया जाए तो कितना बचेगा माइनस में बचेगा 8, माइनस में 8 बचेगा ना, तो हम जानते हैं कि इस मोड का जो गुण होता है अगर माइनस में भी रहेगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं प्लस में, यानी कि यहाँ पे सीधा रहेगा प्लस में लिख सकते हैं, तो 1/2 गुणे 8 हो गया, काट दिया तो 4, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 वर्ग इकाई, हमारा आंसर हो जाएगा 4। देख लेते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो चलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। तो 67 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देख सकते हैं, कह रहा है कि बिंदु ए 4-3 तथा 9 7 को मिलाने वाले रेखाखंड 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु को y के निर्देशांक है, हमको सिर्फ y वाला निकालना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लेते हैं हम, अगर y की बात की जाए तो हो जाए कितना हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, बस इसी का मान रख देते हैं। वैसे तो हम जानते हैं इसको y1 y2 m1 m2 कहते हैं ना, रखा जाए यहाँ पे, तो m1 कितना है हमारा 3 इंटू y2 देख सकते हैं कितना पे दिया 7,
प्लस m2 कितना है 2 इंटू y1 कितना दिया है माइनस में 3 दिया है तो -3, ठीक है, बट्टा है m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 2, ठीक है। ऐसा आपको कहीं दिखाई दे रहा है, हल नहीं किया है, ऐसा अगर कहीं आपको दिखाई दे रहा है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा सेम सेम दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा बी, यानी ये वाला हमारा क्या होगा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर अब 68 देखेंगे, ठीक है। तो 68 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या कह रहा है आप देख सकते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू दिया है 120 डिग्री तो कोण बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, तो दिमाग से फट से आंसर निकाल सकते हैं। दो गो का दिया हुआ है, हम जानते हैं तीनों का योगफल कितना होता है 180, प्रोसेस से बता भी सकते हैं, जैसे भी आप चाहे वैसे लिख सकते हैं, जैसे 180 माइनस कितना कर देना 120 किया जाए तो कितना आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और कोण जो बी का मान है वो कितना हो गया 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नहीं तो प्रोसेस से चलें, कोण हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180, ए प्लस सी का वैल्यू दिया है तो 180 में से क्या करना होगा घटा देना, डायरेक्ट हमारा आंसर 60 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से अगला क्वेश्चन की तरफ, हमें 69 नंबर क्वेश्चन हमारा दिख रहा है कि कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बट्टे डी ई दिया हुआ है, ए बी बट्टे डी ई और बी सी बट्टे ई बी सी बट्टे एफ डी तो समरूप होंगे जब, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ में दिया है ए बी बट्टे डी ई और बी सी बटे एफ डी, ठीक। तो कह रहा है कि समरूप होंगे कब, कंडीशन क्या होगा कि ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, ठीक। तो ए पूछ रहा है, कह रहा है ए बराबर बी, यानी कि अगर फिगर हम बना दें, देखेंगे फिगर आप, मान लीजिए ए है, ये क्या है बी सी, दूसरा फिगर हमारा हो जाएगा डी ई और ये क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज हो गया, तो दिया क्या है ए बी बटे डी ई, यानी कि ए बी बटे डी ई, यानी कि ये दिया हुआ, ठीक। दूसरा कह रहा है बी सी, बी सी कौन है ये है, इसका है एफ डी, ये दिया हुआ है, ठीक। तो पूछ रहा है कि कौन सा कंडीशन होगा कि बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें तो ये वाला दिया हुआ है, तो अगर मान लीजिए प्रश्न को अगर नीचे कर दिया जाए, नीचे माने इसको नीचे कर दे और इसको ऐसे करते हैं, इसका फिगर ऐसे बनेगा डी, डी ये हो जाएगा ई हो जाएगा और एफ हो जाएगा, तो ये जो कोण है वो इस कोण का क्या होगा बराबर होगा ना, तो कोण बी बराबर कोण डी होगा, तब जाके यह त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा। चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 70 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, करे यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप, यानी कि समरूप है किसके त्रिभुज पी क्यू आर, और यहाँ पे दिया है बी सी बराबर क्यू आर बराबर 1/5, तो एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यहाँ हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये जो है कितना दिया हुआ है त्रिभुज क्यू आर वाला है और त्रिभुज ए बी वाला ये है, सॉरी पी क्यू आर वाला ये है और त्रिभुज ए बी सी वाला ये है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर रखेंगे पहले, यानी ये जो दिया हुआ है तो 5 के स्क्वायर और बट्टे 1 का स्क्वायर कर लेना है, तो 50 25/1 यानी कि 25 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, समझ में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि 10 90 माइनस ए बराबर क्या होता है। हम इसके पहले ही क्वेश्चन किए थे, कॉट वाला दिया था, कॉट 90 माइनस ए तो क्या होता था 10 होता था, 10 वाला क्या होता है कॉट होता है। तो देखिए कहाँ पे दिया है, तो कॉट ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है त्रिभुज है, तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आप देख सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें कह रहा है दी गई आकृति में डी ई समांतर है बीसी के, ठीक है, यानी कि डी जो है बीसी के क्या है समांतर है। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि जो डी है
यहाँ पे डी आपको दिखाई दे रहा है, डी जो क्या है बीसी के समांतर है। यहाँ तक तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए डी जो है कितना है, ये वाला हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, यानी कि बी डी नीचे वाला पर्सन यानी कि ये वाला, ठीक है, ये दिया है 6 सेमी। तथा आगे बढ़ते हैं, फिर आगे ए ई हमारा 8 सेमी दिया है। ए ई कौन है, ए ई हमारा कौन सा है, ये वाला है। ए ई बराबर कितना दिया है, ए ई बराबर हमारा दिया है ये वाला 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है ई सी, यानी इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करके बता देना है। बात समझ में आ गया। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमारा ए डी 5, डी बी 6 दिया है। ए डी जो है वो हमारा कितना दिया है 5, डी बी 6, ए ई 8, ये हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, जब समरूप त्रिभुज हो जाएगा ऐसा तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। क्या होता है, ए डी बटे डी बी इक्वल टू इधर वाला ए ई बटे ई सी, ठीक है। तो चलिए ए डी हमारा कितना दिया है 5/6 हो जाएगा, अब बराबर जो है 8/, ई सी हमें ज्ञात करना है तो रख देते हैं ई सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ जो कितना है इसका इसमें और इसका इसमें हो जाएगा 8×6 = 48, यानी ई सी बराबर 5, इसी बराबर, ठीक है। तो इसी बराबर कितना हो जाएगा 48/5, तो भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 9×5=45 और 6, यानी कि 9.6 हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कहाँ पे दिया है 9.6। इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए 9.6 हमारा आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से प्रश्न नंबर 73। तो 73वां क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख सकते हैं। अरे दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। ये जो कथन है अभी हम लोग पढ़े थे, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है 72 नंबर, सेम टू सेम वही है और उसको हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो ये जो कथन है किसने कहा था, थेल्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है ये, ठीक है। ये प्रमेय भी है, यानी कि थेल्स प्रमेय जो उसमें दिया रहता है, जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा आकृति हो जाएगा, एक त्रिभुज हो गया, इसके बीच अगर एक हम रेखा खींच देते हैं तो ये समान अनुपात में विभाजित करता है। तो ये किसने कहा था, तो ये थेल्स साहब ने कहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 74 नंबर। कह रहा है एक बाह्य बिंदु से, क्वेश्चन समझना है बहुत ध्यान से, एक बाह्य बिंदु से, ठीक है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक बाह्य बिंदु से, जैसे कि मान लेते हैं एक बिंदु हो गया, ये हमारा वृत्त हो गया, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, 1, 2, इसके अलावा और कोई खींचा जा सकता है, नहीं खींचा जा सकता है। आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर वही सेंटर से पूछ दिया जाता है तब क्या होता है, यानी कि उसके वृत्त के केंद्र हो गया ये, यहाँ पर पूछ दे कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है तो अनंत हो सकता था, ठीक है। लेकिन जब बाह्य पूछेगा और उसके ऊपर यानी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो यहाँ पर 1 और 2 कितना खींचा जा सकता है, 2 खींचा जा सकता है। आंसर हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, इसका फिगर भी है थोड़ा सा। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिगर को देखते हैं। तो फिगर हमारा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में पी ए बराबर पी बी दिया हुआ है, ठीक है। यानी फिगर आप देख सकते हैं कि यानी कि पी ए ये है और पी बी हमारा ये है, दिया हुआ है दो स्पर्श रेखाएं जो ओ केंद्र वाले, यानी यहाँ पर ओ हमारा केंद्र दिया हुआ है, ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण ए पी ओ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कहाँ पे दिया है कोण, ये दिख रहा है ए पी ओ, यानी कि कोण ए पी ओ ये वाला भाग कितना दिया है 40 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि कोण ए सॉरी ओ ए बी क्या होगा, ओ ए बी समझ रहे हैं ना, ये पूछा गया हमसे ना, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, ओ ए बी बताना है, ओ ए घबरा रहा है, ओ ए बी बताना है। ओ यहाँ पे ओ है, ए है और ये बी है, ये हमें कोण ज्ञात करना है, यानी कि इसका मान हमें
बताना है। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि कोई वृत्त है जिस पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, जिसका केंद्रीय कोण ओ माने केंद्र जो है उसको ओ मान लिया गया, और इसका एक कोण यहाँ पे ये दिया हुआ है 40 डिग्री। ठीक है, तो ये जो बीच वाला कोण यानी कि ये जो कोण हमसे पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे फिगर बनेगा ना, तो ये वाला जो कोण है वो कितना डिग्री का होगा, हमें इसी का जवाब देना है। बात समझ में आ गया? तो जब ये हम एक बात बताते हैं आपको, ये हमारा दिया हुआ है यहाँ वाला कोण 40 डिग्री, ठीक, इसके समक्ष ये कोण बना यहाँ पे, ठीक है, बना ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को कि जब यहाँ पे 40 डिग्री बना है तो यहाँ पर भी कितना डिग्री का बनेगा, यानी कि अंदर वाला बात हो रहा है, एकांतर कोण के नियम से भी हम चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अंदर वाला ये बात हुआ है यहाँ पर कितना होगा 40 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से अगला प्रश्न की तरफ। चलिए चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप देख सकते हैं, फिगर को ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 76 है वो कह रहा है कि दी गई आकृति में क्यू ओ आर ये क्या है, वृत्त का व्यास है। ठीक है, ये तथा तथा पी क्यू बराबर है पी आर के। जो पी क्यू है वो पी आर के क्या है, बराबर है। तो हमें क्या करना है, कोण पी क्यू आर ज्ञात करना है, यानी क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। समझ रहे हैं? तो ऐसे भी तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो कोण बना है वो कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। बात समझ रहे हैं? जब ये बराबर है तो ये भी क्या है, बराबर होगा। दिया भी है यहाँ पर, हम अपने से नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि ये बराबर इसके है, तो जितना भुजा पे ये काटेगा उतना ही ना काटेगा। जब ये हमारा 90 डिग्री निकल गया तो ये दोनों आपस में भी क्या होना चाहिए, बराबर होगा। तो अगर इसको x मानते हैं तो इसको भी x मानेंगे, तो 2x बराबर कितना हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का फल 180 होता है। तो x का अगर मान बात किया जाए तो कितना आ गया 90। 90 में दो जगह बटेगा, बटेगा ना, जब 90 में दो जगह बटेगा तो कितना कितना आ जाएगा 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 45, तो ये भी 45, तो ये भी कितना होगा 45। हमसे क्यू का मान पूछा गया है, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आंसर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि 76 का सी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 77 है वो क्या कह रहा है, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में, केंद्र क्या है वृत्त का, ओ है, जैसे कि मान लीजिए ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र ओ दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको। ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त में, वृत्त वाले सॉरी, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार हैं कि कोण बी ओ सी बराबर 110 डिग्री, तो कोण सी ए ओ बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए फिगर से समझते हैं इसको। ये वृत्त हमारा हो गया, इसका केंद्र मान लेते हैं हमारा क्या है, ओ है। अब इसका कह रहा है कि ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा है, जैसे मान लीजिए ये ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, ये ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब क्या कर रहा है इसमें, इस प्रकार है कि कोण बी ओ सी, बी ओ सी मान लेते हैं इसको ऐसे, बी ओ सी बराबर कितना दिया है 110 डिग्री, ये दिया है 110 डिग्री। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सी ए ओ क्या होगा, तो सी ए यानी कि सी ए ओ पूछा है, सी ए ओ यही ना होगा, सी ए ओ ऐसे घुमाना है, यानी इसका हमें मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले आपको एक बात बता देते हैं, यहाँ पे ये जो कोण बना है इसके केंद्र पर ये वाला, वो कितना है 110 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा तो वो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ वाला मान लिया जाए परिधि पर है, तो ये जो कोण बनेगा हमारा 90 डिग्री का तो नहीं बनेगा, लेकिन जब इसको बट यहाँ सीधा होता तो 90 डिग्री का मान लेते। तो ये जो कोण बना है हमारा वो हो गया आपका कितना 45 डिग्री। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कर यदि ओ केंद्र वाले वृत्त से ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि, यहाँ पर पहले देखिए, पहले फिगर बताते हैं। ये वृत्त हो जाएगा, ये केंद्र हो गया। ठीक ये वृत्त हो गया, केंद्र हो गया। इस पर कह रहा है कि ए बी और ए सी
ए बी ए सी, ए इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक, दो स्पर्शरेखा इस प्रकार है कि कोण बी ओ सी, बी ओ सी, ये ओ हमारा है 110 डिग्री है। मान लीजिए कि यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना है, ये जो कोण यहाँ पर बना है 110 डिग्री का बना है। ठीक, तो हमसे पूछा गया है सी ए ओ, सी, ये सी ए होगा नहीं यहाँ से, यानी कि सी ए ओ का मान ज्ञात करते। एक बात बताइए, ये जो बीचे बीच ही कटा है ना, यानी कि बराबर भाग से कटा है, ये 55 और ये भी कितना होगा 55। हम जानते हैं कि परिधि पर कोण कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो ये 55, ये 90, ये वाला, तो ये वाला हमको मान ज्ञात करना है इसका। ठीक है, तो वैसे तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हुआ है, ये त्रिभुज है ना बना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल होता है 180 होता है। उसमें से माइनस इसको कर लिया जाए 90, और उसमें से माइनस इसको कर लिया जाए कितना 55, तो हो जाए कितना 180 माइनस यहाँ से 180 माइनस कितना होगा 5, और 9 5 14 145 माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, 1 से 1 कट गया, 35 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं 35 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। और बिंदु टी से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है और केंद्र से टी की दूरी 13 सेमी है, तो अब वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, जैसे कि मान लिया जाए यह एक वृत्त, छोटा बनाते हैं, यह एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर टी हमारा है, और नजदीक कर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए टी बिंदु है, और इस पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई जैसे ये है, कितना दिया है 12 सेमी दिया है, और केंद्र से टी की दूरी, यानी केंद्र ये मान लेते हैं केंद्र है, इसका दूरी कितना दिया है 13 सेमी दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे इस बात को, 13 सेमी दिया हुआ, तो वृत्त की त्रिज्या यही ना त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये वाला, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। ठीक, हम जानते हैं कि परिधि पर कितना डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ है, जब समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ है, तो इसको हम कहेंगे लंब, इसको कहेंगे कोण, और इसको कहेंगे आधार, यानी कि त्रिज्या वाला आधार हो जाएगा। आधार बराबर सूत्र क्या होता है, रूट अंडर कोण का स्क्वायर, यानी कि आर बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे रूट अंडर कोण का स्क्वायर माइनस क्या लंब का स्क्वायर। तो कोण हमारा कितना दिया है 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, घटा लेंगे तो रूट अंडर 25, 25 का वर्गमूल कितना आता है 5, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 सेमी, यानी कि वृत्त की त्रिज्या कितना निकल गया 5 सेमी। देखते हैं कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िए इसके बाद से अगला प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है देख सकते हैं, कह रहा है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री है, तो ओ क्यू आर का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो फिगर है, यानी ये हमारा फिगर 60 डिग्री का दिया हुआ है, कौन वाला क्यू पी आर वाला। तो क्यू पी आर कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू पी आर, यानी इसका जो वैल्यू है कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है, और जब ये परिधि पे बना है, यानी यहाँ पे बना है, और सब ये बराबर है, तो यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 है, यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 है। ठीक है, हमसे पूछा गया है क्यू ओ आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक बात आपको बता दिया जाए कि ये जो बांट बटा हुआ है, तो ये टोटल 60 है, तो बीच में से बटा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, तो हमको यही मान ज्ञात करना था। ठीक, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि 30 डिग्री का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ चुके होंगे, यानी कि क्यू का मान ज्ञात करना था, तो क्यू का जो मान ज्ञात करना था, यानी कि ऐसे क्यू का मान ज्ञात करना था, ये वाला का टोटल ये तो हमारा 60 डिग्री है, तो जब इसमें बांटेंगे तो 30 ये हो जाएगा और 30 ये हो जाएगा, तब मिलाकर दोनों 60 डिग्री, यानी कि हमारा कितना हो गया यहाँ पे
30 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 का परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर का मतलब क्या होता है, परिसर का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। परिसर का फॉर्मूला होता है ऊंच सीमा या ऊंच मान माइनस निम्न मान होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें सबसे ऊंच कौन है। परिसर ज्ञात करने के लिए ऊंच मान माइनस निम्न मान का प्रयोग किया जाता है। परिसर पर सूत्र भी होता है। तो सबसे ऊंच माने सबसे अधिक इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, 84 दिखाई दे रहा है कि 84 हो गया, माइनस निम्न मान यानी सबसे छोटा इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो जो सबसे छोटा हमको शायद 15 दिखाई दे रहा है, इससे छोटा तो कुछ है नहीं। यहाँ पे 15 माइनस कर लेता है। परिसर ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऊंच मान माइनस निम्न सीमा, तो 84 यानी कि 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा कितना 8, 8 में से यानी आके हर से लिया तो 7 बचा, 7 में से गया तो 6, यानी कि 69 69 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा वही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 हमारा क्या कहता है, तो कह रहा है कि 81 नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 डॉट 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 एन का समांतर माध्य क्या होगा। यानी इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या करते हैं, यानी कि पहला पद प्लस लास्ट पद बट्टा में 2 कर लेते हैं। ठीक है, यानी चलिए देख लेते हैं। पहला पद हमारा 1 है, दूसरा पद क्या है n है, बट्टा में 2, ये हमारा इसका माध्य पद निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या दिया हो तो शुरू और अंत वाला जोड़ के उसका माध्य पद हम निकाल सकते हैं। ठीक, आप देख सकते हैं इसमें कहीं आंसर दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसमें दिया है n+1/2, ये बट्टा दिया है यहाँ पे। ठीक ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। तो करें यदि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस x माध्य है तो x का मान क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम करते क्या है, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है वो हमें जानना होगा। तो जैसे कि फॉर्मूला बराबर क्या होता है, आप देख सकते हैं बहुलक इक्वल टू 3 गुने माध्यक -2 गुने माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इसको इधर ला दिया जाए, ठीक है, तो हो जाएगा हमारा, चाहे इसको यहीं पर रखते हैं, जैसे 3 गुने माध्यक या माध्यिका भी कह सकते हैं इसको, बराबर बहुलक। आइए इधर माइनस में उधर ले जाएंगे तो प्लस में 2 गुने माध्य हो जाएगा ना। अब जैसे कि मान लेते हैं इसकी तुलना हम इससे कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 गुने माध्यक तो 3 गुने माध्यक, बहुलक है तो बहुलक, प्लस एक्स के जगह पर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, अब माध्य है तो माध्य। एक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, एक्स बराबर हो जाएगा हमारा कितना 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। और प्रेक्षण 12, 13, 11, 14, 12, 13, 15, 11, 13 का बहुलक है। तो बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है जो इसकी संख्या सबसे अधिक बार हो वही बहुलक हो जाता है इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किसकी संख्या इसमें सबसे अधिक है। ठीक है, तो देखा जाए 12 कितना है, 1 2, 2 बार है। 13 देखते हैं 1 2 3, 13 कितना बार, 3 बार है। 11 देखते हैं कितना बार है, 1 2, 11 2 ही बार है। और तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो सबसे अधिक जो दिखने वाला अंक है वो क्या है, 13 है। तो 13 कितना बार है, 3 बार है। तो हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, तो 13 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से 84 नंबर क्वेश्चन। तो 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। तो 84 नंबर जो क्वेश्चन करेंगे, 7 9 13 15 एक्स का माध्य 10 है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि माध्य बराबर हो जाएगा हमारा, माध्य बराबर 7 + 9 प्लस कितना दिया है 13, आप प्लस कितना है 15, आप प्लस में एक्स दिया है, आप बट्टा में कितना हो जाएगा 1 2, सबको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, बट्टा में 5। और इसका माध्य कितना दिया है 10, तो यहाँ पे 10 रख लेते हैं, बराबर सबको जोड़ लिया 16, यानी कि 7 9 16, 16 में 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा
29, 29 में हम कितना जोड़ दें 15, तो 29 में 15 जोड़ेंगे तो 44, तो 44 प्लस एक्स बट्टा में हमारा 5 था, तो 5 रख देंगे नीचे यहाँ पे, तो तीछा तीछी गुना, तो 44 प्लस एक्स बराबर 10 पचे 50, एक्स बराबर हो जाएगा 50 माइनस 44, एक्स बराबर कितना निकल गया 6 निकल गया हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, तो 6 कहीं हमको दिख रहा है कि नहीं इसमें, तो 6 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 85 नंबर प्रश्न, और इसकी किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो किसी भी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान 1 हो सकता है और न्यूनतम मान 0 हो सकता है, ना 1 से ज़्यादा होगा ना 0 से कम होगा, समझ रहे हैं ना। तो एक अधिकतम मान पूछा है तो क्या हो जाएगा 0, अगर किसी घटना का निश्चित पूछ दे, निश्चित प्रायिकता का मान, तो 1 बताना है, और निश्चित पूछ दे तो 0 बताना है। ठीक है, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन, तो जी 86 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी एक घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता नहीं होने के लिए हम क्या बताएं आपको कि अगर 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी 0 से छोटा का मतलब क्या, माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और 1 से बड़ा का मतलब 1 से बड़ा यानी 1.1 कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये तो 1 और 0 के बीच में रहना चाहिए ना, तो 0 1 के बराबर होना चाहिए, इससे अलावा कोई दूसरा अंक रहेगा तो मतलब वो प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कौन सा प्रायिकता हो सकता है, कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहला को जांच कर लेते हैं, तो 50% दिया है ना, तो 50/100 काट दिया जाए तो 0.5, यानी कि ये क्या है 0.5 क्या है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो ये प्रायिकता हो सकता है। इसके बाद हटाया जाए, अब इसको देखा जाए, यानी कि ये वाला जो दूसरा वाला दिया है बी, ये 0.12 दिया है, तो ये भी क्या है 1 से छोटा ही है, तो ये भी प्रायिकता हो सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया है 3/4, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.7, यानी कि 7 त्रिका 4 सटे 28, 2 बचा अब 5, ये आ जाएगा, ये भी क्या है 1 से छोटा ही है दशमलव में। यहाँ देख सकते हैं 13/12 दिया है, 12 कम 12, दशमलव बचा, यानी कि 1 से बड़ा जा रहा है, इसका मतलब क्या है ये प्रायिकता हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसे भी देखना हो तो बट्टा वाला हो तो नीचे अगर कम रहेगा ऊपर ज़्यादा रहेगा तो प्रायिकता नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि ये प्रायिकता नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर, तो 87 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कहता है, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। अगर एक पासा हम फेंकते हैं तो पासा फेंकने पर कौन-कौन से परिणाम आ सकते हैं, कि तो एक आएगा, यानी कि इसको हम एनएस कहते हैं। ठीक है, यहीं पे लिखते चलते हैं, तो परिणाम फेंकने पर कुल परिणाम एनएस बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ना आ सकता है, तो टोटल परिणाम हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया, समझ रहे हैं ना। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप इसमें देख सकते हैं 2 का गुणज 1, 2 और ये क्या है 3, ये नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे 2 के गुणज आने की घटना एनी बराबर कितना 1, 2, 3, 3 हो जाएगा, तो प्रायिकता पी बराबर सूत्र होता है हमारा क्या है एनी बटे एन एस, तो एन कितना दिया हुआ है 3, सॉरी एनी बटे एन एस होता है 3/6, काट देंगे 2 तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है 1/2, 1/2 जो है हमारा ऑप्शन ए ही में दिया है, बस बट्टा है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, 88 नंबर, तो 88 नंबर कर कि अच्छी, यहाँ पर अच्छी लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से एक पाता या वृक्ष निकाला जाता है तो इसके लाल रंग के पत्ता होने की क्या प्रायिकता है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि कुल पत्तों की संख्या एनएस बराबर कितना होता है 52 होता है। ठीक है, उसमें से जो लाल पत्ते होते हैं नहीं, लाल पत्ता होने की घटना एनी बराबर कितना होता है 26 होता है। ठीक है, यानी कि लाल पत्ता पूछा गया तो लाल पत्ता 26 होता है, काला पत्ता कितना होता है 26 होता है, यानी कि लाल रंग का 26 और काला रंग का 26। बस हमें पूछा गया लाल रंग की प्रायिकता होने के पी बराबर एन ई बट्टे क्या हो जाएगा एन एस, एन ई कितना दिया है 26, एन एस दिया है कितना 52, काट दिया जाए 2 तो 1/2 हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/2 हमारा सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं कितना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद से अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है
कि दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता पूछा गया है। सिक्का कितना उछाला गया है? 2। तो सिक्का जब 2 उछाला जाएगा तो देख लीजिए कौन-कौन से परिणाम आ सकते हैं हम। हेड, 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 2 है ना? तो हेड, हेड आ सकता है, नहीं तो हेड, टेल आ सकता है, नहीं तो टेल, टेल आ सकता है और नहीं तो टेल, हेड आ सकता है। इसके अलावा कुछ और आ सकता है? नहीं आ सकता। एनएस मान लेते हैं इसको, ठीक है? अब चलिए कुल परिणाम कितना 1, 2, 3, 4 तो कुल परिणाम हमारा कितना आ गया 4। अब हमसे पूछा क्या गया है? कह रहा है कि दो पासे को उछाले जाते हैं तो कम से कम एक पर शीर्ष आने की प्रायिकता है। शीर्ष मतलब हेड, तो एक पर कम से कम एगो पर हेड आना चाहिए। दोनों पर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो इस पर भी हेड आ सकता है, इस पर भी एगो है, इस पर भी एगो है, तो कितना आ गया 3। यानी हमारा कितना आ गया 3 आ गया। तो प्रायिकता पी बराबर कितना हो जाएगा? प्रायिकता बराबर एन ई बटे एन एस, यानी हो जाए कितना 3/4। यही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 सिक्कों को उछालने के संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी? तो 3 को सिक्का जब उछाला जाएगा ना तो ध्यान रखना है, सिक्का कितना है 3 है, तो 2 को परिणाम आ सकता है तो 2 के पावर 3 कर लेना है, 8 आंसर। ठीक है, अगर पासा पूछेगा तो पासा पे 6 गो फलक होता है ना, 6 आ सकता है। एक बार पूछे उछालेंगे तो 6 के पावर यानी कि 6, 2 बार उछालेंगे तो 6 के पावर यानी 36, 3 बार उछालेंगे 6 के पावर 3 यानी कि 216, समझ रहे हैं ना? इसी तरह अगर पासा वाला भी है शॉर्टकट में, ठीक है, अगर एक बार उछालेंगे तो 2 एकम 2 यानी कि 2 ही परिणाम आ सकते हैं, 2 बार उछालेंगे तो 2 के पावर 2 यानी कि 4 परिणाम आ सकते हैं। अगर 3 बार उछाला गया तो 2 के पावर 3 मतलब कितना 8, तो टोटल परिणाम कितना होगा 8। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या दिया है 8 सेमी, उसका अंतर क्या है? एक वृत्त है और उसी वृत्त का हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक देखते हैं 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतःवर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इसके लिए एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं आपको, ठीक ना? तो जैसे कह रहा है कि एक वृत्त ले लिया गया, ठीक है, इसका जो त्रिज्या दिया है 8 सेमी, ठीक है, तो व्यास की अगर बात करें तो व्यास कितना हो जाएगा? 16 होगा ना, इसका डबल होता है। तो ये मान लीजिए इसके अंतर एक हम वृत्त बना लेते हैं ऐसे, तो यहाँ से यहाँ इसको व्यास कहते हैं और इसको वर्ग, ये वर्ग है, इस वर्ग को इसको विकर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो विकर्ण में हमारा कितना दिया है? 16 दिया हुआ है। यानी यहाँ से अगर देखेंगे तो 8 ये 16 हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण हमको मालूम है कितना? 16। तो वर्ग का विकर्ण यानी क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर हम लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक ना, √2 गुने भुजा बराबर हो गया 16। तो भुजा हमारा कितना हो जाएगा? भुजा हो जाएगा 16/√2। अगर 16 को अगर हम काटना चाहें तो यानी कि 16 को हम लिख सकते हैं कितना? 8 गुने 2 लिख सकते हैं। इसी को लिख सकते हैं 8 गुने √2 लिख सकते हैं ना, बट्टा में √2 है, एगो √2 से 2 काट लेंगे तो बचेगा कितना? 8√2 बचेगा ना। तो ये हमारा भुजा निकल गया। हमसे क्या पूछा गया? इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है बराबर 8√2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? 8 हटाएं 64 और 2, 64 दूनी कितना हो गया? 128। 128 हमारा मीटर सेमी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कहाँ पे दिया हुआ है 128, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर। तो अगला प्रश्न 92 का, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात दिया है कितना? 4:5, तो उनके उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, परिधि का अनुपात दिया हुआ है, जितना अनुपात दिया है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25, तो 16:25 हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। परिधि मतलब त्रिज्या निकाल लेंगे वहां से, और वहां से फिर हम सूत्र जानते हैं वृत्त का, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर होगा ना। ठीक है, यानी कि वृत्त के परिधि का जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर लेंगे, फट से हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कितना नंबर क्वेश्चन है? 93 नंबर। तो 93 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेमी है तो इसकी भुजा क्या होगी? तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9√3 बराबर रख देते हैं, √3 से √3 काटते हैं
तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 चौके 36, ये 4 9 में गुणा हो गया। भुजा स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर 36 होगा, और 36 के वर्गमूल कितना आ जाता है 6। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 सेमी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद से 94 नंबर प्रश्न। तो 94 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के परिधियों का योगफल R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के योगफल के बराबर है, तो कौन सा सही होगा। तो क्या कर रहा है R1 तथा R2 वाले दो वृत्तों के परिधियों का योगफल R त्रिज्या वाले वृत्तों के परिधियों के योगफल बराबर। देखिए R1 प्लस R2 है और बराबर किसके है, बड़ा वाला यानी R के। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हैं। कह रहा है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा। क्या क्या है, ध्यान से समझना है। शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा। ध्यान से एकदम शॉर्टकट में बताएंगे। ऊंचाई भी 3 गुना है और त्रिज्या भी क्या है 3 गुना है। तो त्रिज्या 3 गुना का मतलब क्या होगा, 3 त्रिका 9, और ऊंचाई 3 गुना का मतलब क्या हो गया 3। ठीक है, तो 9 3 27, तो 27 गुना हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, बना के भी निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96। तो 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है अर्धगोला का, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा शायद सही जवाब हो जाएगा। 3 पाई r स्क्वायर, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी फॉर्मूला है। कह रहा है शंकु के छिन्न का आयतन क्या होगा। तो शंकु के छिन्न का आयतन होता है 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो देखिए कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, नहीं कि कहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कैपिटल R मान लिया, हम R1 बोले थे। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कर उस समांतर श्रेणी का सर्वंतर क्या होगा जिसमें A18 माइनस A14 बराबर 32 है। ठीक है, तो A18 यानी चलिए इसको देखते हैं। और A18 दिया हुआ है कितना, जैसे मान लिया जाए A प्लस एन के जगह पर कितना रखना होगा 18। 18 माइनस 1 करेंगे ना, तो 18 माइनस 1 कितना हो गया 17D। यहाँ हो जाएगा माइनस, फिर इसी पर ए प्लस 14 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो गया 13। ठीक है, तो एक बात और बताइए, यहाँ माइनस है ना, तो ये अंदर वाले माइनस हो जाएगा। तो 13D बराबर कितना हो गया 32। ठीक, ये से एक कैंसिल कर लिया जाए, 17 में से 13 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 4D बचेगा, बचेगा ना, बराबर कितना आ गया 32, काट दिया जाए 8। तो डी का जो वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया हमारा। बात समझ में आ गया। चलिए तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जो अगला प्रश्न है 99 नंबर का, गोला का व्यास दिया है कितना 21 सेमी, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। व्यास दिया है आर निकाल लेंगे, आर कितना हो जाएगा 2, काट दिया जाए कितना आ गया 21। तो हमको गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 का 4 पाई का मतलब होता है 22/7, आर के जगह पर कितना रखेंगे 21 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, गुणा करना पड़ेगा थोड़ा इसमें। यहाँ देख लेते हैं 4 गुने 22, यहाँ हो जाएगा कितना बट्टे 7 गुने हो जाएगा 21 गुने 21, काट दीजिए 7 3 का 21। ठीक है, हो जाएगा कितना 88, 88 हो जाएगा ना, यानी कि 88 यानी 22 में 4 से गुणा कर दिया, 21 3 का 63। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं गुणा करते हैं, यानी कि जो गुणा करने पर आ जाए 8 3 1 है 24, यानी कि हमको लग रहा है 55 44 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप गुणा करके जांच भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया 55 44, आंसर नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा जो है कह रहा है 100 नंबर लास्ट प्रश्न है। और एक बेलन की ऊंचाई 14 सेमी है और उस बेलन का वक्र सतह जो क्षेत्रफल है कितना दिया है 264 सेमी दिया है, तो इसका आयतन क्या होगा। आयतन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे त्रिज्या निकालेंगे। बेलन का वक्र सतह कितना होता है 2 पाई r h बराबर दिया है कितना 264। फॉर्मूला होता है 2 पाई के जगह पर कितना रखेंगे 22/7, आर नहीं दिया है, एच दिया है 14। ठीक ना,
और बराबर में 264। ठीक, 7 दूनी के काट सकते हैं। आर बराबर हो जाएगा कितना 264 अब बट्टा में हो जाएगा 2 गुने 22 गुने 2। ठीक है, अब इसको काटा जाए, इससे काटेंगे तो हो जाए कितना 132। इसे काटेंगे तो 66, इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 22 तिहाई 3। आर कितना निकल गया 3 निकल गया। अब हमको क्या करना है आयतन निकाल लेना है। ठीक है, आर जब हमारा 3 निकल गया आगे बढ़ते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के मान 22/7, आर की जगह 3 के स्क्वायर, एच हमारा कितना दिया है 14 दिया है ना। तो काट लेते हैं इसको, 7 दूनी के 14, ये हो जाएगा 22 दूनी के 44 और गुने 3 तरीका 9। तो 9 चौके 36, बचा कितना हासिल 3 और 9 चौके 36 और 36 3 कितना होता है 39। ये आ जाएगा हमारा कितना 396 सेमी क्यूब। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये था आज का हमारा 51 से लेकर 100 नंबर तक ये प्रश्न, यानी कि हमारा ये भी दूसरा सेट भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगा। चलिए, भी आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और आप अपना टोटल कमेंट में स्कोर बताइए कि कितना आपने प्रश्न को सही किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।